सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन वाले हार्मोन उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब देखो हमने अपने जो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था इस टॉपिक का, उसमें हमने एक बात तो हमने समझ ली कि प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, और इसलिए वो आपकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जो भी कुछ करना है बाहर ही रहकर परफॉर्म करना है, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि ये हार्मोन शुरू से लेकर आखिर तक कैसे अपना ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि मिसाल के तौर पे कोई भी एक ग्लैंड है, आप पेंक्रियाज ले लो, किसी को भी ले लो, जो कि एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन रिलीज करता है। अब इस ग्लैंड ने क्या किया कि अपने हार्मोन को रिलीज किया और वो हार्मोन आ जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है। अच्छा, ब्लड में जैसे ही वो हार्मोन आता है, प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा जो आपके ब्लड का फ्लूइड पोर्शन होता है उसमें जाते हैं। तो प्रोटीन नेचर के जो भी हार्मोन होते हैं वो इस प्लाज्मा के अंदर बासानी क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब ये हार्मोन यहां पर डिसॉल्व तो हो गए, अब इसके बाद क्या होगा? अब ये हार्मोन ब्लड इन हार्मोन्स को अपने साथ ट्रेवल कराना स्टार्ट कर देता है, और ये हार्मोन ब्लड के साथ ट्रेवल करते करते अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। और टारगेट पर हमें पता है कि कैसे ये पहुंचेंगे। ये उस टारगेट सेल पर अपने रिसेप्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस हार्मोन के सेल मेम्ब्रेन को और सेल को रिसेप्टर को बनाकर देखते हैं कि ये एक्चुअली दिखने में कैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन आपकी है लिपिड बाइलेयर से बनी हुई, ऐसे बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, अभी जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। फर्ज करो कि ये है वो रिसेप्टर। ठीक है। ये रिसेप्टर है, और ये है वो प्रोटीन का हार्मोन जो कि ट्रेवल करके अपने रिसेप्टर के फाइंडर तलाश में यहां पर आ चुका है। अब ये मेम्ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा, सरफेस वाला, जिसके ऊपर ये रिसेप्टर मौजूद है, नाम मैं लिख देता हूं इसके ऊपर। ये है आपका रिसेप्टर। ठीक है। ये है आपका हार्मोन। ठीक। इस रिसेप्टर के नीचे एक एंजाइम होता है। ठीक है। एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। क्या कहलाता है? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम होता है। और इसके बाद ये है आपका न्यूक्लियस सेल का। एज यू नो, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह पाया जाता है। ठीक है। और चलो डीएनए भी बना देते हैं न्यूक्लियस के अंदर हम लोग, एक छोटा सा। ये डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है डीएनए। ठीक है, ये समझ। अब देखें, होगा ये कि सबसे पहले क्या होगा कि जब ये प्रोटीन वाला हार्मोन ट्रेवल करके आता है, ट्रेवल करने के बाद ये सबसे पहले अपने आप को अटैच करता है उसके रिसेप्टर के साथ। जैसे ही रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करता है, रिसेप्टर एक मैसेज सेंड करता है अपने, ये क्योंकि रिसेप्टर तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे उससे एक एंजाइम अटैच होता है, और उस एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। तो जैसे ही एंजाइम अपने आप को, सॉरी, हार्मोन अपने आप को अटैच करता है किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। तो एडिनाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिव होता है इस हार्मोन के अटैच होने के बाद, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करता है कि आपके सेल में मौजूद, ऑलरेडी मौजूद ए टी पी को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है किसके अंदर? सी ए एम पी के अंदर, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके। और ये कन्वर्ट कौन कर रहा है? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, जिसे बन जाए सीएमपी। सीएमपी स्टैंड फॉर साइक्लिक एडिनोसिन
मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये इसमें इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यहां पे बना देते हैं इसको एटीपी, सॉरी ये जो एटीपी कन्वर्ट हो गया है CCAMP के अंदर। ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ट्रेवल कर कर आता है कहां पर? न्यूक्लियस में। कहां पर आएगा? न्यूक्लियस में आता है। और न्यूक्लियस में आने के बाद वो स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट कर देगा, जिस जीन को एक्टिवेट करवाने के लिए ये एंजाइम ट्रेवल करके आया है। मिसाल के तौर पे वो जीन मौजूद है इस जगह पर, ये तो इस जीन को ये एकदम से क्या कराएगा? एक्टिवेट करवा देगा। और एक्टिवेट करवाने के बाद क्या होगा? अब सुने, होगा ये कि जैसे ये जीन एक्टिवेट होगी, जीन एक्टिवेट हुई, फौरी तौर पर जीन एक्टिवेट होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, देन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, और एक नई प्रोटीन चेन बन जाती है, न्यू प्रोटीन चेन बनेगी। और ये न्यू प्रोटीन चेन एक्ट करती है एंजाइम के तौर पर, और एंजाइम वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है जो फंक्शन करवाने के लिए ये हार्मोन आया था। तो देखिए, हार्मोन बाहर ही है, उसने किस तरीके से बाहर रहकर ही अंदर सारा काम परफॉर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन इस पूरे केस में सबसे अहम जो किरदार अदा किया है वो इस CAMP ने किया है। अगर CAMP नहीं होता तो ये अंदर का सारा मामला कौन देखता? कोई भी नहीं देख पाता। इसीलिए हम CAMP को आमतौर पर एक नाम देते हैं, और वो नाम हम क्या देते हैं CAMP को? सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर। व्हाट इज सेकंड मैसेंजर? CAMP, ये सेकंड मैसेंजर कहलाता है। अच्छा, सेकंड मैसेंजर के बारे में आपको पता है कि आपके पेपर में सवाल भी आता है कि वाई CAMP इज कॉल्ड सेकंड मैसेंजर। एक्चुअली सेकंड मैसेंजर इसको इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन है। हार्मोन इंफॉर्मेशन लेकर आया, ऑर्डर लेकर आया, लेकिन वो चूंकि अंदर नहीं आ पाया, इसलिए अंदर उसको दूसरे मैसेंजर की जरूरत पड़ी CAMP की, और वो CAMP ने जाकर जो हार्मोन का जो काम था उसको परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसलिए हार्मोन ने आकर जो पहला मैसेंजर था उसने आकर जस्ट सेल के बाहर तक ही अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने मैसेज को कन्वे कर दिया, और सेल के अंदर से उस मैसेज को आगे न्यूक्लियस तक कौन लेकर गया? CAMP। इसलिए CAMP इज नोन एज सेकंड मैसेंजर। और इस तरीके से आपके हार्मोन जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के हार्मोन बाहर लेकर। अब चाहे वो प्रोटीन नेचर के हो, पेप्टाइड नेचर के हो, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड टाइप के हार्मोन हो, सारे के सारे हार्मोन इसी तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। अब इस प्रोटीन नेचर के हार्मोन की जगह पे हम इंसुलिन के हार्मोन को अगर प्लेस कर दें तो देखें क्या होता है। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास इंसुलिन है, और वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन होने की वजह से वो आपके ब्लड में ट्रेवल कर रहा है। ये करता क्या है इंसुलिन? इंसुलिन आपके ब्लड में मौजूद एक्सेसिव जो ग्लूकोज होती है उसको स्टोर कर देता है लिवर में और मसल्स में, जिससे क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जरा देखें कि ये इंसुलिन ऐसा क्या काम करता है कि ये ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है, और किस तरीके से इंसुलिन के इस मॉडल को हम यहाँ पर फिट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अब आपके पास हार्मोन है इंसुलिन, और वो ट्रेवल करता करता पहुंच चुका है कहां पर? अपने टारगेट सेल पर। अब लिवर के सेल्स पर फर्ज करो पहुंच गया इंसुलिन। इंसुलिन जैसे लिवर के सेल्स पर आता है, ये फाइंड आउट करता है अपने रिसेप्टर्स को, ये इसके रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अपने रिसेप्टर को तलाश करता है, और जैसे ही अपने रिसेप्टर्स को तलाश करता है, इंसुलिन अपने आप मॉलिक्यूल अपने आप को रिसेप्टर से अटैच कर लेते हैं। अब जैसे ही अपने आप को रिसेप्टर से अटैच कर लेते हैं, अटैच करने के बाद सेम वही पैगाम जाएगा नीचे। अच्छा, लाजमी नहीं कि हर केस में सेकंड मैसेंजर सॉरी एंजाइम जो हो एडिनाइलेट साइक्लेज हो, कोई दूसरे भी हो सकते हैं। बहरहाल हम लोग एडिनाइलेट साइक्लेज की एग्जांपल लेते हैं।
एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या काम करेगा कि सेल में मौजूद एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। सारे नहीं करेगा, कुछ करेगा सिर्फ। ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे एडिनाइलेट साइक्लेज है तो सेकंड मैसेंजर सीएमपी बनेगा। अगर एंजाइम चेंज कर देंगे तो सेकंड मैसेंजर भी चेंज हो सकता है। बहरहाल ये हो गया। इसके बाद क्या होगा कि ये सेकंड मैसेंजर ट्रेवल करके आएगा कहां पर, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में ट्रेवल करने के बाद एक स्पेसिफिक जीन को क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा। जैसी स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है, इंसुलिन के केस में क्या होगा कि जीन एक्टिवेट हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुई, ट्रांसलेशन हुई और एक न्यू प्रोटीन बना और न्यू प्रोटीन से बन गया एक एंजाइम। और इंसुलिन के केस में जो एंजाइम बनेगा वो बनेगा ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम। ये एंजाइम बन जाएगा एक। ठीक है। ग्लाइकोजिन सिंथेज एंजाइम नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये आपके लिवर के सेल में जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उनको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आहिस्ता 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 आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होने लगता है। और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लिवर में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपके लिवर के सेल के बाहर यानी ब्लड में ग्लूकोज हाई लेवल में मौजूद है, तभी तो इंसुलिन रिलीज हुआ है। तो फिर क्या होगा कि ये ग्लूकोज खुद ब खुद डिफ्यूज होकर अंदर जाना शुरू कर देती है फ्रॉम ब्लड टू लिवर सेल, जिससे क्या होता है कि लिवर के सेल में कंटिन्यूसली ग्लूकोज जाती रहती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती रहती है, जाती रहती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती रहती है, जिससे क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ड्रॉप हो जाता है। तो देखें, इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को ड्रॉप तो किया ब्लड में, लेकिन कैसे के बाहर रहकर सेल के अंदर अपना एक एंजाइम सिंथेसाइज करवा कर ये प्रोसेस करवाया। ठीक है। तो प्रोटीन नेचर के जितने भी हार्मोन होते हैं वो ऐसे ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं।